हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सियान। वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? आज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे 17 जून के करंट अफेयर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली अहमदाबाद प्लेन जो क्रैश हुआ है उसकी अपडेट हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी एजेंसीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें हम देखेंगे एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड रिसेंटली इंडिया एआई मिशन अगेन न्यूज में रहा, उसकी अपडेट हम डिस्कस करेंगे। टर्म इन न्यू दैट इज एग्रीस्टेक रिसेंटली एक लिस्ट को लाएगा, दैट इज एविलिस्ट। इसने प्रीवियस किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करा है, उसके बारे में हम जानेंगे। मेजर स्कीम्स इन न्यू दैट इज प्रसाद, देखो मेरा देश, उद्योग क्रांति एंड द अदर करंट अफेयर ऑफ 17 जून। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दिस क्वेश्चन, ये सब पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का, जो आपको जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर एक सिंगल सेशन में हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं करंट अपडेट के साथ। और जो स्टैटिक पार्ट है उसे मैं रेगुलर टेलीग्राम पर अपडेट कर रही हूँ, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी प्रीवियस करंट अफेयर है टॉपिक वाइज उनका रिवीजन करते हैं, राइट। The first one, Aircraft Accident Investigation Bureau is a government agency established under which ministry? So AAIB एक government agency है और इसे किस ministry के तहत initiate किया गया था? So basically इस government agency को 2012 में बनाया गया था। इंडिया में जितनी भी प्लेन क्रैशेस है उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और सिक्योरिटी मेजर को देखने के लिए, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत फंक्शन किया गया था। रिसेंटली न्यूज में, बिकॉज अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-17 जो रिसेंट क्रैश हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एजेंसी है दैट इज AAIB, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन चला रखी है अहमदाबाद में, एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसके जो रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर है वी ऑल नो दैट इज श्री KR नायडू। सो इनका नाम ध्यान रख लेना, KR नायडू। इनसे पहले कौन थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया थे इससे पहले, बट नाउ मोदी 3.0 में इन्हें जगह मिली है। सो वी ऑल नो अभी रिसेंट केस हुआ अहमदाबाद में 2025 का लेटेस्ट बाय बोइंग 241 डेथ अहमदाबाद, बट इट इज नॉट द न्यू केस। लाइक लास्ट 25 ईयर्स में जो बोइंग प्लेन्स है उनसे 107 जो क्रैशेस है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। बोइंग बेसिकली से डे ड्रीमर के नाम से जाना जाता है, बट एट प्रेजेंट ये नाइटमेयर बना हुआ है। लास्ट 2022 में ही चाइना से 132 डेथ को रिकॉर्ड किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ बोइंग एयरप्लेन क्रैश। एंड सेम 2022 में 179 डेथ रिकॉर्ड हुई थी साउथ कोरिया में बाय द सेम बोइंग एयरप्लेन क्रैश, एंड नाउ रिसेंटली अहमदाबाद में। सो आई थिंक इट इज नॉट अ कोइंसिडेंट, यहाँ पर बोइंग इनके इंटरनल जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर डिफॉल्ट है, बट इंडियन मीडिया उनका मेन जो फोकस है वो भी बना हुआ है किस पर? वी ऑल नो द अनडैमेज्ड भगवत गीता। सो ओवरऑल हम हमारे टॉपिक पर रहते हैं, हम डिस्कस कर रहे द एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर है। तो यहाँ पर कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन और एक मीटिंग को मैं डिस्कस करूंगी जो रिसेंट एविएशन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है। इन्हें किस रूल के अकॉर्डिंग लाया गया था? सो एयरक्राफ्ट रूल 2017 के तहत ये फंक्शन करती है और सीरियस एयर एक्सीडेंट की जो इन्वेस्टिगेशन करना यह इनका मेन ऑब्जेक्टिव 2012 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राइट। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत ही इंडिया की AAIB ये काम कर रही है, एंड दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है। इसे कब फॉर्म किया गया था, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, कोई कन्वेंशन इससे एसोसिएटेड? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1944 शिकागो कन्वेंशन के तहत जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसे इनिशिएट किया गया था। सो शिकागो कन्वेंशन में डिसाइड किया गया कि हाँ वर्ल्ड लेवल पर एक सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा। देन आगे जाकर 1947 में उसे ऑफिशियल ऑपरेशन में लाया जाता है। सो फाउंडिंग ईयर 1947 आप कहेंगे, और कौन से कन्वेंशन से यह एसोसिएटेड है?
तब आप बोलेंगे 1944 शिकागो कन्वेंशन। इसके एट प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज कितनी है? 193 है, इंक्लूडिंग इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। किसका? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। इसी के साथ हम यहाँ पर एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज द ब्लैक बॉक्स। सो बेसिकली ब्लैक बॉक्स होता क्या है, और इसी की हेल्प से जो AAIB है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन चला रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलर में ब्लैक नहीं होता है, इसका जो कलर होता है वो ब्राइट ऑरेंज और येलो होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी पायलट वॉइस है, अलार्म है, साउंड है, इंटरनल डेटा है, उसे रिकॉर्ड करना। और बेसिकली इसमें डेटा स्टोर होता है जो कि काफी प्रोटेक्टेड है। अगर प्लेन क्रैश भी हो जाता है सो इस ब्लैक बॉक्स को कुछ भी नहीं होता। टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील और क्रैश प्रूफ मटेरियल से इसे बनाया जाता है। टर्म अभी न्यूज में चल रही है। इसके इन्वेंटर कौन थे? ऑस्ट्रेलिया से डेविड वॉरेन, इन्होंने इन्वेंट किया था। और लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये जो ब्लैक बॉक्स है ये अनडैमेज रहता है 60 मिनट तक। एंड नाउ हम डिस्कस करें रीसेंट एक करंट अफेयर न्यूज में रहा था दैट इज रिलेटेड विथ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने 42 ईयर के गैप के बाद इस एसोसिएशन से रिलेटेड एक एनुअल जो मीटिंग है उसे होस्ट किया था। और उस टाइम पर डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया बन चुका है थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एसोसिएशन को हम समझ लेते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसे 1945 में फाउंड किया गया था। इस एसोसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडस्ट्री यानी सिविल एविएशन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को बनाना, रेगुलेशन को देखना, ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और रिसेंटली इंडिया ने होस्ट करा था the IATA AGM after 42 years so that जो एविएशन इंडस्ट्रीज है उनके स्टैंडर्ड्स को सेट किया जा सके, रेगुलेट जो भी रेगुलेशन रूल्स है उन्हें अपडेट किया जा सके। और रिसेंटली समिट में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर उन्होंने बताया कि इंडिया बन चुका है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट। और यहाँ पर हमारा एक गोल है 2047 तक हमें 350 एयरपोर्ट तक पहुंचना है, जिसमें से ऑलरेडी कुछ बन चुके हैं। और 2047 तक उड़ान स्कीम के तहत इन एयरपोर्ट को हमें बनाना है। तो एक मेजर स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम जो एयर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है एंड दैट इज द उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी बूस्ट। बता सकते हैं उड़ान स्कीम को कब लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पे मैंने क्या क्या डिस्कस किया आपसे? AAI भी डिस्कस करा, व्हाट इज अ ब्लैक बॉक्स, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीसेंट इंडिया एंड IATA AGM 2025 समिट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन। The next is what is the name of India's first agentic AI system developed by the Crutrim startup? So recently Crutrim startup इनके द्वारा डेवलप भारत का पहला जो एजेंटिक एआई सिस्टम है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज बन चुका है पहला एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे स्टार्टअप क्रूट्रिम ने बनाया है। बेसिकली एजेंटिक इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा एआई जो खुद के डिसीजन ऑटोनॉमस खुद ले सकता है। यानी इस सिस्टम को इस प्रकार बनाया जा रहा है कि इसके पास एक इंटेंशन होगा, पर्पस होगा और खुद अपने आप यह डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो ले सकते हैं। सो ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन करता है यह न्यू एआई दैट इज इंडिया का पहला एजेंटिक एआई और इसे डेवलप करा है क्रूट्रिम स्टार्टअप ने, राइट। सो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन के तहत ही इसे डेवलप किया गया स्टार्टअप के द्वारा। इंडिया एआई मिशन इसे 2023 में ही इनिशिएट कर दिया गया था, 23 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेस्कॉम के द्वारा, लेकिन ऑफिशियली 2024 में इसे लॉन्च किया जाता है।
का बजट ध्यान रख लेना काफी इंपॉर्टेंट है। 10,371.92 करोड़ ये इंडिया एआई जो मिशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपसे पूछे तो कौन है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दी नेस्कॉम। और रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, बिकॉज एआई को हम डिस्कस कर रहे, अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था कि बेंगलुरु बेस्ड कुछ मेजर स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है इंडिया का जो एलएलएम सिस्टम है उसे डेवलप करने के लिए, इंडिजिनस एलएलएम डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से थे? सबसे पहले सर्वम एआई को सिलेक्ट किया गया था इंडिया का इंडिजिनस एलएलएम सिस्टम को बनाने के लिए, और उसके बाद 3 नए एआई को लाया गया, दैट इज सोकेत एआई, जनानी एंड गान एआई। ये मेजर 4 स्टार्टअप है जिन्हें रिसेंटली सिलेक्ट किया गया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेज के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, यानी एक लैंग्वेज और उसी से हम मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और उसी के लिए इस एआई टूल को डेवलप किया जा रहा है। और मेजर स्टार्टअप्स को यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करा, जो सर्वम एआई और ये मेनी अदर 3। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे एआई से रिलेटेड ही कुछ मोर क्वेश्चन करंट अफेयर जो कि लास्ट ही न्यूज में रहे थे, एंड दैट आर which country passed a new law called the Act on the Promotion of Research, Development and Utilization of AI related Technology, और इसके लिए रिसेंटली एक न्यू लॉ को जापान ने पास करवाया। 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये कहाँ पे हुई थी? इंडिया में हुई थी। अभी हमने डिस्कस करा IATA को इंडिया 42 ईयर के गैप के बाद होस्ट कर रहा था, और यही वो मीटिंग रही। What is the name of the Ukrainian operation that involved a major drone strike on Russian air bases? So basically इसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। बेसिकली हम एआई से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, बट हमारा डेटा कुछ एआई वर्ड से जो क्वेश्चन है उसे कलेक्ट कर लेता है। सो ओके, करंट अफेयर का पार्ट ही यही है। Where was the national conference on AI for empowering person with disabilities held? और यह रिसेंटली बेंगलुरु में होस्ट किया गया था। इंडिया एआई मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइंटली लॉन्च करा? नेस्कॉम, ठीक है, नेस्कॉम है दैट इज। एंड वेयर वाज द महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन इवेंट हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ क्वीन अहिल्याबाई होलकर, और ये जो इवेंट है भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया। यशोदा एआई ये किस इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, राइट। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, सो यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इसके जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसके जो को होस्ट कंट्रीज है उन्हें अनाउंस किया गया। सो विच 2 कंट्रीज आर द को होस्ट फॉर द 4th यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2028, और ये 2 कंट्रीज जिन्हें सिलेक्ट किया गया है, दैट इज साउथ कोरिया एंड चिली। सो ये दोनों कंट्रीज 2028 में यूएनओसी 4 को होस्ट करती नजर आएगी। सो अभी रिसेंटली 3rd एडिशन हुआ यूएनओसी का, कहाँ पे हुआ? नीस फ्रांस में हुआ, और यहाँ पर मेजर डिक्लेरेशन को अपनाया गया, उसी से रिलेटेड अपडेट को हम यहाँ पर देख रहे हैं। बिकॉज यह नीस में हुआ था इसलिए यूएनओसी 3 का जो मेजर रिजल्ट आया दैट इज नीस ओशन एक्शन प्लान, इसे अडॉप्ट किया गया इस मेजर प्लेटफॉर्म में, जिसे रिसेंटली फ्रांस एंड कोस्टा रिका ने मिलकर होस्ट किया था, को होस्ट किया था, द 3rd एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहा है। सो इस एक्शन प्लान में एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन को अपनाया गया, एंड दैट इज अवर ओशन अवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। सो ध्यान रख लेना ये जो थीम है ये किससे एसोसिएटेड है? यूएनओसी 3rd एडिशन से एसोसिएटेड है, और नीस ओशन एक्शन प्लान का यह ऑब्जेक्टिव है। और सो इस एक्शन प्लान के तहत 2030 तक जो 30% ओशन है उन्हें प्रोटेक्ट करना है। यूरोपियन यूनियन कुछ $1 बिलियन का इसमें सपोर्ट करेगा, और ओवरऑल 2030 तक जो SDG 14 है उसे इम्प्लीमेंट कराना है। यही मेन पार्ट था नीस ओशन एक्शन प्लान का, राइट।
ओवरऑल यहाँ पे हमने डिस्कस करा यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। इससे पहले इसके 2 एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला एडिशन 2017 में हुआ था न्यूयॉर्क में, सेकेंड एडिशन लिस्बॉन में हुआ था 2022 में, जैसे केन्या एंड पोर्टुगल ने मिलकर कोस्ट किया था। रिसेंटली UNOC3 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर एक मेजर एग्रीमेंट न्यूज में रहा, दैट इज BBNJ एग्रीमेंट, एक हाई सी ट्रीटी है, ये भी प्रोसेस में चल रहा है। एक बार जो साइन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए देन 2026 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर एक, दैट इज UNCLOS, यूनाइटेड नेशन की, जो कि मैरीटाइम जोन्स को डिफाइन करती है, राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 में इसे बनाया गया था और इसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो वर्ल्ड लेवल पर एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो ओशन से रिलेटेड, दैट इज UNCLOS, राइट। Moving on, the next one, what is AV list? That was recently mentioned in news. So major list यहाँ पर हम देख रहे हैं, that is AV list, और क्या है यह है, and that is a unified global checklist of bird species for conservation. यानी सारी birds का जो डेटा है वो इस लिस्ट में डाला गया है कंजर्वेशन के लिए, और एक फर्स्ट ग्लोबल चेकलिस्ट है यह है बर्ड स्पीशीज के लिए, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया बर्ड कंजर्वेशन के लिए। इसने ऑलरेडी एग्जिस्ट कमिटी, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कमिटी और क्लेमेंट लिस्ट, इन दोनों को रिप्लेस किया है। सो एक न्यू अपडेटेड लिस्ट आ चुकी है यहाँ पर। बेसिकली इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इंक्लूड किया गया और लगभग 11,131 जो बर्ड स्पीशीज है वो इसका पार्ट है। सो ओवरऑल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कोलैब करके एक सिंगल लिस्ट बना दी, एंड दैट इज द AV लिस्ट, एंड रिसेंटली 2025 में इसे बनाया गया, एंड दैट्स व्हाई यह इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स अपडेट देख रहे हैं हम। विच कंट्री वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टाइटल? तो रिसेंटली WTC 2025 इसे किसने जीता? साउथ अफ्रीका ने इसे जीता है, एंड 5 विकेट से किसे हराया है? दी चैंपियन, जो लास्ट चैंपियन थे ऑस्ट्रेलिया को हराया है। लंदन में हुआ था यह मैच 5 विकेट के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अफ्रीका का फर्स्ट मेजर क्रिकेट टाइटल 27 ईयर गैप के बाद इन्होंने अचीव किया। ठीक है, सो लास्ट इन्होंने टाइटल 1998 में लिया था, नाउ 2025 में आया है ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करके, एंड द गेम इज क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस कंट्री ने जीती? इंडिया ने। वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज किस कंट्री ने होस्ट करा? इंडिया ने किया था। हॉकी इंडिया मास्टर कप कौन सा सिटी है जो होस्ट है? चेन्नई था। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025? एंड दैट इज इंडिया। एंड एक इंडियन एथलीट का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता विमेन कैटेगरी में, दैट इज प्रियंका गोस्वामी। एंड इंडिया की रैंक आपसे पूछी जा रही है ISSA वर्ल्ड कप मेडल टैली में, और सेकंड रैंक यह रही थी। 10th एशिया पैसिफिक डीफ गेम इसे किसने होस्ट करा? एंड दैट इज कुआलालंपुर, मलेशिया। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, a major hydroelectric project, and that is शोंगटोंग करछम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, सतलज रिवर पर इसे बनाया गया, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इसे कल हमने डिस्कस करा था बिकॉज यहाँ पर लोकेटेड एक मेजर पास, एंड दैट इज दशपकिला पास। कल हमने डिस्कस किया था, याद है आपको? सतलज रिवर वहीं से इंडिया में एंटर करती है, और यहाँ पर रिसेंटली एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया, दैट इज शोंगटोंग करछम। इसकी जो कैपेसिटी है वो 450 मेगावाट है, और ईच ईयर ये सब 1594 गीगावाट आवर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करेगा। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का एक मेजर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका नाम ध्यान रख लेना, और काफी डिले हो गया था कंप्लीट करने के लिए,
एंड रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सीएम ने इसे फिक्स करा है और 2026 डेडलाइन रखी है। अगर यह तब तक कंप्लीट नहीं किया गया तो हिमाचल प्रदेश सेम उत्तर प्रदेश की टेक्निक अपनाएगा। मूविंग ऑन, यहाँ पर हम मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज सिरकरी ब्योल रुपसिया भागड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है, इट इज बागड़। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बगलिहार, ये कौन से रिवर पे बना हुआ है? चेनाब, एंड जम्मू कश्मीर में ही है। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल में है। लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से दो स्टेट में है? ये है अरुणाचल प्रदेश और असम की बॉर्डर अलोंग साइड ये है लोकेटेड है। सिल्लाहल्ला पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है। पार्वती सेकेंड हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है बिकॉज अभी हमने इसे डिस्कस किया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which state has emerged as the leading state in India for the scan and share facility under Ayushman Bharat mission as of June 2025. So Ayushman Bharat डिजिटल मिशन के तहत जो स्कैन एंड शेयर फीचर है उसे कंप्लीटली टोटली इंप्लीमेंट करने वाला राज्य कौन है? और इस प्रकार उस राज्य को अभी फर्स्ट रैंक मिली है एंड दैट इज बिहार। सो बिहार ने लीड करा है स्कैन एंड शेयर फीचर जो कि एबीडीएम से रिलेटेड है और 92% ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन रेट बिहार ने रिसेंटली रिकॉर्ड करी इस मिशन के तहत। और ये जो डेटा है रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने पब्लिश किया। सो बिहार अलोन लगभग 2.94 करोड़ जो अकाउंट है होल्डर है बिहार इस स्कीम के तहत ओपीडी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में, यानी वर्ल्ड लेवल पर 11.38 करोड़ का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एंड शेयर फीचर के लिए, उसमें केवल बिहार की तरफ से 2.94 करोड़ का जो डेटा है वो रिसीव हुआ है 2021 से टोटल ओपीडी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में एंड दैट्स व्हाई बिहार ने अभी से लीड किया है। ओवरऑल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसे 2020 में लाया गया था। कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने इसे इम्प्लीमेंट किया था? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, अ मेजर टूरिज्म स्कीम दैट इज प्रसाद स्कीम, और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे लॉन्च करा जिसके कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। एंड रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज कर्नाटका से अपडेट आई है एंड दैट इज द चामुंडी हिल्स प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। प्रसाद स्कीम के तहत इसमें जो भी डेवलपमेंट है उसे प्रोसेस किया जा रहा है, इज मूविंग फॉरवर्ड अंडर द प्रसाद स्कीम एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, और इस स्कीम को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेम इसी साल एक अदर स्कीम को भी लॉन्च किया गया था दैट इज देखो अपना देश, ऐसा कुछ करके नाम था उसका। ओवरऑल दो मेजर स्कीम जो टूरिज्म से एसोसिएटेड है। प्रसाद इंडिया के जितने भी पिलग्रिमेज साइट है उन्हें डेवलप करना, उनकी फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, यूटीज में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और रिसेंटली कर्नाटका का जो चामुंडी हिल प्रोजेक्ट है इसका पार्ट बन चुका है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे मेजर टूरिज्म से रिलेटेड जो करंट अफेयर है। स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द होम स्टे पॉलिसी 2530 टू प्रमोट टूरिज्म इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया एंड दैट इज बाय छत्तीसगढ़। एंड टूरिज्म अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इसे सऊदी अरेबियन ने रिवील किया था। वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम, इसे रिसेंटली भूटान ने लॉन्च करा है क्रिप्टो करेंसी। Which state government has launched the Tourism Security Force, also known as पर्यटन मित्र, और इसे रिसेंटली महाराष्ट्र ने ही लॉन्च करा था। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे, ये एनुअली 17 फेब को मनाया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे 25 जैन को मनाया जाता है। एंड वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल, इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
Which state was awarded first place in the country for achieving the highest wind power capacity in the financial year 24-25? So financial year 24-25 में हाईएस्ट विंड पावर कैपेसिटी को अचीव करने वाला राज्य कौन बना है? जो कैपेसिटी अचीव करी है इस राज्य ने कैपेसिटी 1331.48 मेगावाट की, और दैट स्टेट इज कर्नाटका। एंड रिसेंटली इसे रिवील किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कौन है? प्रहलाद जोशी के द्वारा। और ये जो अवार्ड है रिसेंटली कर्नाटका के जो स्टेट एनर्जी मिनिस्टर है दैट इज KJ जॉर्ज, इन्होंने रिसीव किया। सो कर्नाटका इस कैपेसिटी के साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंट्रीज थी जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, पोर्टुगल एंड न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज को कर्नाटका ने सोलली सरपास कर दिया है। एंड नाउ स्वीडन एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपेसिटी के आगे हम पहुंचने वाले हैं। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, रीसेंट अवार्ड किसे दिया गया? कर्नाटका को दिया गया। सो ये अवार्ड बेसिकली ग्लोबल विंड डे 2025 का पार्ट रहा। कब ऑब्जर्व किया गया था ग्लोबल विंड डे? 15 जून को। इस बार इस डे की जो थीम रही दैट इज पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड कर्नाटका के बाद जो सेकंड एंड थर्ड रैंक होल्डर है वह कौन रहे? तमिलनाडु एंड गुजरात। विंड कैपेसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तमिलनाडु की 1136.37 मेगावाट है, गुजरात की 954.76 मेगावाट है, और कर्नाटका की 1331.48 मेगावाट रही। ओवरऑल कर्नाटका ने इसमें टॉप करा। एंड 15 जून ग्लोबल विंड डे के माहौल में इस अवार्ड को अनाउंस किया गया। राइट। सो इस सेशन को आज हम एंड करते हैं। हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन का जो एनालिसिस है कंप्लीट किया है। एंड कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दैट इज एसोसिएटेड विथ द इंडिया करंट अफेयर, जिसके आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगेन जो स्टैटिक पार्ट हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है उसे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, वहां पर एक बार आप रिवाइज कर लेना। एंड फाइनली रैपिंग अप,